कल बच्चों अपन ने स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो अपन ने एक तो क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ ली, एक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन पढ़ ली। आज अपन क्या पढ़ेंगे? एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि इसको 3 एक्सोइम्स को फॉलो करना पड़ेगा। 3 एक्सोइम्स, एक्सोइम्स का मतलब क्या होता है? रूल्स। वही रूल्स हैं जो हमने पढ़ चुके हैं अभी तक। इसको 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या 3 रूल्स हैं? कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की कितनी होती है? 1। सेकेंड रूल है हर चीज की प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड थर्ड रूल है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन, अभी पढ़ाऊंगी यूनियन क्या होता है, A2 यूनियन A3 सो ऑन। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस सो ऑन। तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन कहती है कि इसको 3 एक्सोइम्स, 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 की वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड सो ऑन। कुछ भी अंतर नहीं है। एस का मतलब टोटल सैंपल स्पेस और ए का मतलब किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी। हम अपन पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इवेंट्स, या इसे ही सेट थ्योरेटिक अप्रोच भी बोला जाता है। ऑपरेशंस ऑन इवेंट्स या इसे क्या बोला जाता है? सेट थ्योरेटिक अप्रोच भी बोला जाता है। क्या ऑपरेशंस होते हैं? क्या ऑपरेशंस होते हैं? फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके आउटकम क्या आएंगे? हेड या टेल। अगर आपने एक डाइस को रोल किया तो उसके आउटकम क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो पूरा सेट होता है उसे क्या कहते हैं? उसका सैंपल स्पेस। और इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स आर दी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। उसी सैंपल स्पेस का जो सबसेट निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं? इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाइस को रोल किया और मैं कहूं इवन नंबर आने का इवेंट, मैं कहूं ऑड नंबर आने का इवेंट, और मैं कहूं मल्टीपल ऑफ 3 आने का इवेंट। इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों? 2 4 6। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5। और मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं? 3 एंड 6। सपोज इवन नंबर को मैंने ए कह दिया, ऑड नंबर को बी कह दिया, और मल्टीपल ऑफ 3 को क्या कह दिया? सी का इवेंट कह दिया। तो इवेंट्स क्या होते हैं? दे आर दी सबसेट ऑफ दी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। अब अपन इसकी ऑपरेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन को यू से डिनोट किया जाता है। यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर आप ए यूनियन बी कर दो तो यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट ए के भी, सारे एलिमेंट बी के भी, और कॉमन वाला एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा। तो अगर मैं ए यूनियन बी करती तो सारे एलिमेंट ए के, सारे एलिमेंट बी के, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और कॉमन होता तो वो एक बार आ जाता। अगर आप ए यूनियन सी करते तो सारे एलिमेंट ए के, दैट इज 2 4 6, सारे एलिमेंट सी के,
सी के कौन से एलिमेंट है 3 एंड 6 और कॉमन वाला एक बार 6 ऑलरेडी आ चुका तो 6 को दोबारा से नहीं लिखेंगे। अगर आप बी यूनियन सी करते तो इसका मतलब क्या होता, सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट मतलब 1 3 5, सी के सारे एलिमेंट्स और कॉमन वाला एक बार 3 ऑलरेडी आ चुका तो उसके अंदर कौन सा लेते, सिर्फ और सिर्फ 6 लेते। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के और कॉमन वाला सिर्फ और सिर्फ एक बार। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, उल्टे यू से डिनोट किया जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला एलिमेंट आएगा, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो ये क्या हो जाता, पाई नल सेट एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन सी करते तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, हाँ 6, तो इसके अंदर एलिमेंट कौन सा आ जाता, 6। अगर आप बी इंटरसेक्शन सी करते तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, तो इस सेट के अंदर क्या आ जाता, 3 आ। तो यूनियन का मतलब तो सारे एलिमेंट ए के भी सारे एलिमेंट बी के भी और कॉमन वाला सिर्फ और सिर्फ एक बार। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला एलिमेंट आएगा, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट अपना ऑपरेशन होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ए माइनस, देखो ए माइनस बी कब निकालते हैं, जब अपन को निकालना हो एलिमेंट्स ओनली इन ए नॉट इन बी, एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए में हो और बी में ना। अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो सबसे पहली कंडीशन होती है, आप चेक करो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है। अगर हाँ तो ही अपन आगे निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। कॉमन होना बहुत जरूरी है। अगर कॉमन है तो फिर निकालो एलिमेंट्स ओनली इन ए नॉट इन बी, जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो और बी में ना हो। जैसे अपने सेट थे, ए था 2 4 6, बी था अपना 1 3 5, सी था अपना 3 एंड 6। अगर मैं ए माइनस बी करती तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो मैं ए माइनस बी निकाल ही नहीं सकती, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। ए माइनस बी कब निकालती, जब मुझे निकालना होता एलिमेंट्स ओनली इन ए। अगर आप ए माइनस सी करते तो चेक करो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, हाँ इन दोनों में कॉमन है। फिर अपन ए माइनस सी निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे, एलिमेंट्स ओनली इन ए, जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो, नॉट इन सी, सी में ना हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए में है और सी में नहीं है, दैट इज 2 एंड 4। तो ए माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एंड 4। अगर आपको b माइनस सी निकालना होता तो सबसे पहले चेक करो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, हाँ तो कॉमन है तो आप निकाल पाते एलिमेंट्स ओनली इन b नॉट इन सी, जो सिर्फ और सिर्फ b में हो और c में ना हो। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ b में है, c में नहीं है, दैट इज 1 एंड 5। तो इसका आंसर कितना आ जाता है आपका, 1 एंड। अगर आपको निकालना होता C माइनस बी तो सबसे पहले चेक करो C और B में कुछ भी कॉमन है, हाँ C और B में 3 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ओनली इन C नॉट इन B, ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ C में हो B में ना हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 6, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 6। अगर आपको C माइनस ए निकालना होता तो चेक करो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, हाँ 6 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ओनली इन सी नॉट इन ए, जो सिर्फ और सिर्फ सी में हो ए में ना हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 3।
तो डिफरेंस मतलब a माइनस बी या b माइनस ए, तो वो अपन कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स ओनली इन a नॉट इन b। उसके लिए सबसे पहले आप चेक करते हो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, अगर हाँ तो a माइनस बी निकाला जा सकता है, अदरवाइज a माइनस बी नहीं निकाला जा सकता। अब इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दो, जो भी उन दोनों में कॉमन है वो उसमें से माइनस कर दो। अपन यही करते थे, ए वाले सेट में से कॉमन वाला एलिमेंट हटा देते थे। ए माइनस बी को कैसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बी लिखा जा सकता है। तो अगर आपको कहीं पे a माइनस बी लिखा हुआ दिखे तो उसको अपन a इंटरसेक्शन b डैश b लिख सकते हैं। a माइनस बी वाला फॉर्मूला आप कब काम में लेते हो, जब आपको निकालना हो ओनली इन ए। तो ओनली इन ए निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, a माइनस बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए मतलब b में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो उन दोनों में कॉमन है, और b माइनस ए को लिखा जा सकता है a डैश इंटरसेक्शन b भी लिखा जा सकता है। जिसके बाद माइनस साइन आ रहा है उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे डैश लगा दिया। तो b माइनस ए को क्या लिखा जा सकता है, a डैश इंटरसेक्शन b भी लिखा जा सकता है। ये वाला फॉर्मूला कब काम में लेते हैं, एलिमेंट्स ओनली इन बी। जब ऐसा कुछ निकालना हो आपको ओनली इन बी तो आप कौन सा फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, बी माइनस ए वाला फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला फॉर्मूला आप कब काम में लेते हो, जब आपको एटलीस्ट निकालना हो या जब आपको और निकालना हो, और या एटलीस्ट लिखा हुआ दिखे तो अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, सारे एलिमेंट ए के भी सारे एलिमेंट बी के भी, और कॉमन वाला सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा और दूसरे वाले कॉमन को क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला आप कब काम में लेते हो, जब आपको और या एटलीस्ट लिखा हुआ दिखे तब आप ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। ए यूनियन बी आपको किस तरीके से लिखा हुआ दिख सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो इसका भी फॉर्मूला यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका भी फॉर्मूला यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए यूनियन बी या फिर ए और बी और ए प्लस बी, ये तीनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, इसको किसी भी तरीके से लिखा हुआ अपन को दिख सकता है। अगर अगर आपको बोल रखा है कि टू इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अगर एक इवेंट आ गया तो उसी टाइम पे दूसरा इवेंट अकर नहीं हो सकता, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह देते हैं। तो अगर आपको दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर आपको कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको दे रखा है कि 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाती है। अगर आपको दे रखा है कि तीनों के तीनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं, एग्जॉस्टिव मतलब आउटकम उसी सेट में से आएगा, उसके बाहर का आउटकम नहीं आएगा, तो उस टाइम पे ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर आपको दे रखा हो कि तीनों के तीनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर हो जाता है, बी के, और बी किसके बराबर हो जाता है, सी के बराबर हो जाता है। तीनों के चांसेस सेम होते हैं आने के,
तो तीनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल होती हैं कॉमन। ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको दे रखा हो कि तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको दे रखा हो तीनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाता है, वन। और आपको दे रखा हो तीनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाता है। ये जितना भी मैं बोल रही हूँ सब हमें दिमाग में सेट रखना है। ये सारे फॉर्मूले काइंड ऑफ है, कब कौन सा फॉर्मूला काम आएगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो सब चीजें हमें लर्न होनी चाहिए। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है, थ्री इवेंट्स आर mutually exclusive and exhaustive if 2 probability of A equals to 3 probability of B is equals to 5 probability of C. Then find करो probability of C, find करो odds in favor of A, find करो odds in against of B, find करो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। इतना बड़ा क्वेश्चन कभी एक साथ एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैं एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स आपको सिखा रही हूँ। उसने कहा कि तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, और उसने दे रखा है इफ ऐसा है कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, और वो किसके बराबर है, 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर है। अब आप फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। कैसे निकालते हैं, आप जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते जाओ। उसने कहा तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैंने अभी पढ़ा अगर तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाता है। पढ़ा मैंने एज इट इज लिख दिया। उसने कहा तीनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। अब आप क्या ऐसा लिख सकते हो, वन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख सकती हूँ। इसकी जगह मैंने वन लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसके इक्वल्स टू लिख दिया। ठीक है, अब देखो पार्ट वन क्या कहता है कि आप फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जो वो निकलवा रहा है उसको तो एज इट इज रहने दो, सी निकलवा रहा है सी को सी रहने दो, कुछ भी चेंज मत करो। अब आप क्या करो, बी को भी किसकी टर्म्स में लिखो, सी की, और ए को भी किसकी टर्म्स में लिखो, सी की। कैसे लिख सकते हैं अपन बी और ए को सी की टर्म्स में, अपन को दे रखा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे रखा है ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो रही है। मैंने ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये वाला 2 यहाँ डिवाइड हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है मेरे पास, 5/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब आप निकालो, आपको दे रखा है 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मुझे हर चीज को सी की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 5/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, इसके 1 चल रहा है। यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो अब क्या करते हैं, आगे का मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ नीचे। अब क्या करें अपन, इसका एलसीएम ले लो, 1 इक्वल्स टू एलसीएम लिया कितना आएगा, 6, 2 3 6, 3 5 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस 3 2 5 2 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इस टर्म का आपने एलसीएम ले लिया बच्चों, और यहाँ पे आपको 1 ही रहने दिया। अब ये 6 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना,
और इन सबको ऐड कर सकते हैं। 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31। तो ये मेरा हो गया 31 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आ रहा है समझ में यहाँ तक? अब आगे क्या करेंगे, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये 31 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6/31 आ गई। अब फर्स्ट का आंसर तो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आ गया आपका? 6/31। आगे करते हैं। उसने कहा ऑड्स इन फेवर ऑफ ए निकालना है। पार्ट टू क्या बोलता है आपको? ऑड्स इन फेवर ऑफ ए निकालना है। ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फेवर अपॉन अनफेवर। तो उसके लिए मुझे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता होना चाहिए, तभी तो मैं फेवर अपॉन अनफेवर निकाल पाऊंगी। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे? यहाँ मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 5/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अभी निकाला, कितना है आपका? 6/31। सॉल्व करके बताओ मुझे कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू? 5 6 30 और ये हो गया 62। 30/62 आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 30/62। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवर, ऑड्स इन फेवर, तो फेवर की वैल्यू कितनी है? 30। और अनफेवर कैसे निकलेगा? टोटल में से अगर फेवर माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाता है? अनफेवर निकल जाता है। तो टोटल 62 में से 30 माइनस कर देंगे तो अनफेवर कितना निकल के आ जाएगा? 32। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 15/16। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए की वैल्यू, सेकंड पार्ट का आंसर कितना हो गया आपका? 15/6। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? नेक्स्ट कहता है थर्ड पार्ट आपको कहता है ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ बी निकालो। आप बी के अगेंस्ट में निकालो। तो मुझे अगेंस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अनफेवर अपॉन फेवर। इसके लिए भी मुझे पहले पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पता होना चाहिए। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है? 6/31। तो ये कितना हो गया? 30/93 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 30/93। अब मुझे इसी का क्या निकालना है? अगेंस्ट निकालना है। तो अनफेवर, अनफेवर की वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल में से फेवर माइनस कर दोगे, तो 93 में से 30 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 63। और फेवर कितना है? 30। इसको कैंसिल कर दिया, 3 2 1 और 3 10 बस। तो इसकी ऑड्स इन अगेंस्ट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 21/10। अब लास्ट पार्ट अपन को जो निकालना है वो निकालना है आपको फोर्थ पार्ट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, मतलब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे निकलता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे तो ए डैश आ जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितना था? 30/62 आया था ना? तो अपन ने इसको 62 में से एलसीएम ले लो। तो 62 माइनस 30 कितना आएगा? 32/62। इसको कैंसिल करो, कितना आएगा? 16/31। तो ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 16/31। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। आप ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए और सिंपल प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर देखें। Three events are mutually exclusive and exhaustive if
ये दे रखा है मुझे 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। इफ 5PA equals to 7PB equals to 3PC, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, odds in favor of A, odds in against of C and complementary of C। आप फाइंड आउट करो। करते हैं A डैश। मुझे पता है 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो जाता है। उसने कहा तीनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव है, मतलब A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाता है 1। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब उसने क्या कहा, क्या निकाल कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल कर दो। तो यहाँ पे B को तो B रहने दो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू कितनी है, आपको दे रखा है 5PA इज इक्वल्स टू 7PB दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5 ऑफ PB आ जाएगी। तो आप यहाँ पे कर दो 7/5 ऑफ PB कर दो। आपको दे रखा है 3PC इज इक्वल्स टू 7PB, और आपको अगर PC की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, 7/3 ऑफ PB। तो यहाँ 7/3 ऑफ PB कर दो, और इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है, ये 1 चल रहा है। अब आप यहाँ पे क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15, 5 3 जा 7 3 जा 21 PB प्लस 15 PB प्लस 3 5 जा 7 5 जा 35 PB इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है 1। अब आप 15 यहाँ भेज देंगे और इन सबका टोटल करो बच्चों, कितना होगा 71 PB। तो PB की वैल्यू कितनी आ गई 15/71। तो ये कट हो सकता है 15/71, नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 15/71 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन पार्ट नंबर टू क्या बोलता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए निकालना है। ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या होता है, फेवर अपॉन अनफेवर। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, ए क्या है 7/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 15/71। तो ये कितना आ जाएगा 21/71। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपके पास 21/71। तो ऑड्स इन फेवर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेवर तो 21 है, और अगेंस्ट कैसे निकलता है बच्चों, टोटल में से क्या माइनस कर दो, फेवर माइनस कर दो। अनफेवर कैसे निकलता है, टोटल में से फेवर, तो टोटल 71 फेवर 21, तो ये कितना हो गया 50। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21/50। आ रहा है समझ में। देन थर्ड पार्ट आपको क्या कहता है, ऑड्स इन आपको क्या निकालना है, अगेंस्ट ऑफ सी निकालना है। अगेंस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अनफेवर अपॉन फेवर। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लो 7/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 15/71, 3 5 15, तो 35/71। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ गई 35/71। और इसका अनफेवर कैसे निकलता है, टोटल माइनस फेवर 71 माइनस 35 कितनी वैल्यू आएगी 36। तो ऑड्स इन अगेंस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 36/35, अनफेवर अपॉन फेवर। आ रहा है समझ में। देन पार्ट नंबर 4 यहां कर देती हूँ। पार्ट नंबर 4 क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, सी डैश निकालना है। सी डैश कैसे निकलता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 35/71। इसको सॉल्व करते तो कितना आता 36/71। तो आपका फोर्थ पार्ट का आंसर कितना हो गया 36/70। आया ये क्वेश्चन समझ में, आई ये वाली प्रॉपर्टी समझ में कि 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, एग्जॉस्टिव होते हैं, तो उनको कैसे लिखते हैं और किस तरीके से प्रोबेबिलिटीज, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स निकाले जाते हैं। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू कितनी होती है 1।
तो यहाँ पे अगर मुझे ए डैश निकालना हो तो उसको कैसे निकालूंगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अभी निकाला आपने, कितना आया था 35/71, एलसीएम लिया तो 71 में से 35 माइनस किया तो कितना आया 36/71। आया बच्चों समझ में, आ गया। क्वेश्चंस करें, मैं कुछ पहले स्क्रीन पे लिख रही हूँ, वो क्वेश्चन पहले करने हैं फिर बाद में करेंगे उसके क्वेश्चन। आंसर फ्रैक्शंस में ही छोड़ना है, डेसिमल्स में नहीं बताना, ठीक है। हम कॉम्प्लीमेंट्री वाली सेक्शन में लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वाला सेक्शन में लिखेंगे आगे।
ये 4-5 सभी करने हैं आप लोगों को। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
ए के फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? ए का फर्स्ट, सेकंड का 33/, थर्ड का 56/, फोर्थ का 15/71, 50। बच्चों चेक करो एक के चारों पार्ट के आंसर, जिन्होंने कर लिया चेक करो। सेकंड का गलत है, 21/15। बाकी सही है, बाकी सेकंड का चेक करो बेटा। एक के चारों पार्ट के आंसर मैच करो।
बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 15 बाय सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, चेक करो आंसर पार्ट बी के।
Very good. सी के फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फोर बाय, वेरी गुड। 37 से 39 जिसके हो गए वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के 37 से 39 शुरू कर दें। 39 37 से 39 जिनके ये कंप्लीट हो गए वो प्रैक्टिस मॉड्यूल के 37 से 39 शुरू कर दें।
डिजिट्स नहीं है, डिजिट्स है। हाँ डिजिट्स है, हाँ तो डिजिट्स है बेटा। बच्चों डी के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? डी के फर्स्ट पार्ट का आंसर 143 अपॉन सेकंड का थर्ड का फोर्थ का चेक करो डी पार्ट का आंसर।
ये चारों हो गए सबके? कौन है जो कर अभी भी कर? जिनके ये चारों हो जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से 37 से 39 स्टार्ट कर दें।
ओके बच्चों सबके कल आंसर कल मैच करते हैं 37 से 39 जिन्होंने नहीं किया वो करके ले आए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के